सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक पहला वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है बीपीएससी 133 का, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है लिंक, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट हमारे उस फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। फ्रेंड्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार की परिभाषा क्या होती है और कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के बारे में उनके विचारधारा को समझते हुए तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार को हमने समझा। तो आज हम अपने सेकंड वीडियो में तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच भिन्नताएं के देखेंगे या और उनके बीच अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, उनको देखेंगे। तो आज हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक राजनीति से किस प्रकार भिन्न है, अथवा सरकार तुलनात्मक राजनीति के अंतरों को परिभाषित कीजिए। फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन एक ही बात पूछ रहा है। कहने का मतलब है कि मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग अलग है। ठीक है, तो हमारा अब आंसर स्टार्ट होता है। तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक राजनीति के एक समान होते हुए भी एक दूसरे के विपक्षी कहलाते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये एक जैसे होते हुए भी ये अलग है, ये बताया जा रहा है। परिभाषा देख लेते हैं। तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक राजनीति से हमारा तात्पर्य ये है कि जब हम किसी एक देश की राजनीति व्यवस्था व सरकारी व्यवस्था की तुलना अन्य देश की राजनीति व्यवस्था व सरकारी व्यवस्था की आपस में की गई तुलना ही तुलनात्मक सरकार या तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। सरल शब्दों में हम तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर जान सकते हैं, जो कि निम्नलिखित है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें अंतर देखेंगे कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है। जैसे कि हमारा पहला आता है, तुलनात्मक सरकार से हमारा अभिप्राय है कि जब किसी देश की सरकारी व्यवस्था, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अन्य देश की सरकारी, इन सभी व्यवस्था की तुलना करने की प्रक्रिया ही तुलनात्मक सरकार कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए फ्रेंड्स, तो इसमें ये देखने को आता है कि तुलनात्मक सरकार में आपके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का रोल देखने को मिलता है। इन तीनों की भूमिका देखने को मिलती है। आपका तुलनात्मक सरकार में इन तीनों के माध्यम से ही आपकी तुलनात्मक सरकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, किसी देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की अन्य देश की सरकारी व्यवस्था की तुलना करने की प्रक्रिया ही तुलनात्मक सरकार कहलाती है। जो कि बिल्कुल सरल शब्दों में यहाँ पे बता दिया कि तुलनात्मक सरकार से हमारा इन तीनों रूपों की व्यवस्था की तुलना करने की प्रक्रिया ही देखने को मिलता है। तुलनात्मक राजनीति जब किसी देश की राजनीति व्यवस्था, अब फ्रेंड्स हम अपने देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके बीच के अंतरों के बारे में पढ़ लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति जब किसी देश की राजनीति व्यवस्था अन्य देश की राजनीति व्यवस्था के बीच तुलना करने की प्रक्रिया ही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, जब किसी देश की राजनीति व्यवस्था किसी अन्य देश की राजनीति व्यवस्था के नीतियों का निर्माण किस रूप में हुआ है, इसी की प्रक्रिया की तुलना आपकी तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। जिसमें हम देखते हैं कि इसमें तुलना तीन रूपों में देखने को मिलता है। कानूनी शब्दों की तुलना, नीति व्यवस्था की तुलना, नीति निर्माण व्यवस्था की तुलना इनमें शामिल होता है। अब अंतर भिन्नता है, यानी कि इन दोनों में अंतर अलग अलग देखने को मिलता है। तो पहले हम तुलनात्मक सरकार के बारे में देख लेते हैं। तुलनात्मक सरकार का विषय पुराना है, जिसमें कानूनी अनुसार कार्य होता है। यानी कि ये कह रहा है कि तुलनात्मक सरकार का जो विषय है ना, बहुत ही पुराना है, जो कानूनी अनुसार कार्य होता है। ठीक है, अब हम इसी में देख लेते हैं। आपकी तुलनात्मक सरकार का अध्ययन है परंपरागत तरीके से किया जाता है, जो कि सेकंड पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है कि तुलनात्मक सरकार का जो अध्ययन है वो परंपरागत तरीके से किया जाता है। आपका थर्ड पॉइंट बनता है, तुलनात्मक सरकार का अध्ययन आदर्शवादी भावनाओं के अनुसार किया जाता है।
यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो तुलनात्मक सरकार का अध्ययन करने की प्रक्रिया है, आदर्शवादी यानी कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है तुलनात्मक सरकार का विषय क्षेत्र सीमित और धरती के समान आसान है। यानी कि आप वो बोल सकते हो कि जो तुलनात्मक सरकार का विषय क्षेत्र है वो सीमित है और धरती के समान आसान है। यानी कि धरती को जिस रूप में हम एक आसान सरल आंखों से देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम तुलनात्मक सरकार को आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, तुलनात्मक सरकार का कार्य कार्यपालिका के अनुसार और न्यायपालिका के अनुसार देखने को मिलता है। यानी कि जो तुलनात्मक सरकार का जो कार्य होता है ना, वो आपके कार्यपालिका और न्यायपालिका के अनुसार देखने को मिलता है। तुलनात्मक सरकार का अध्ययन ऐतिहासिक, कानूनी और दार्शनिक तरीके से किया जाता है। फ्रेंड्स, आपका ये लास्ट पॉइंट बता रहा है कि जो तुलनात्मक सरकार का समझने या उसको अध्ययन करने की प्रक्रिया है, कानूनी और दार्शनिक तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो अब अपने आ जाते हैं तुलनात्मक राजनीति के बीच। तुलनात्मक राजनीति का पहला पॉइंट आ जाता है कि तुलनात्मक राजनीति का विषय और इसको नज़र आता है, मतलब इसका जो विषय है वो आधुनिक दृष्टि के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि इसका जो विषय आप कह सकते हो ये आधुनिक रूप में देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट इसका आ जाता है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नए ढंग से किया जाता है। जैसे कि आपने उसमें पढ़ा कि पुराने ढंग से किया जाता है और इसमें आपका नए ढंग से अध्ययन किया जाता है। थर्ड आपका पॉइंट आ जाता है तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र विश्लेषणात्मक है। यानी कि इसका क्षेत्र जो है विश्लेषणात्मक है। यानी कि इसको समझने के लिए बहुत ही गहराइयों तक समझना आवश्यक होता है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का विषय गहरा पाया जाता है। यानी कि इसको समझने के लिए आपको अनुभवी होना आवश्यक है। जैसे कि आप लोग भी देखते हो कि राजनीति अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है या चलाया जाता है। तो अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है तुलनात्मक राजनीति का कार्य नीतियों व कानूनों के अनुसार होता है। यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति आप लोग जानते हो कि तुलनात्मक राजनीति में जिस प्रकार विधायिका के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है, उसी में हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति नीति व्यवस्था पर कार्यरत रहता है या फिर उसके अनुसार कार्य करता है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक और अनुभवी ढांचे के अनुसार होता है। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन होता है, उसको हम वैज्ञानिकी और अनुभवी ढांचे से, यानी कि हमें तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए हमें अनुभवी होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब इसके सारांश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति दोनों ही धारणा महत्वपूर्ण है। इससे हम एक देश की राजनीति और सरकारी व्यवस्था की तुलना कर पाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि उस देश की राजनीति व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था किस प्रकार एक दूसरे के रूप में सक्षम और विकासशील है। इससे हमें अपने विकास स्तर का तथा राजनीति व्यवस्था का परिवर्तन या फिर कह सकते हो कि उसके बारे में हम जान पाते हैं कि वो देश अन्य देश से किस प्रकार आगे और विकसित है, ये इसलिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा वीडियो यहीं पे, हमारा जो क्लास सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और क्लास सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ओके, अलविदा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।